दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं कल वीडियो डालने में असमर्थ रहा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। देखेंगे हम कुछ हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं लेकर आया हूं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एसएससी जीडी, बीपीएससी टीआरई 4, एनटीपीसी। जहाँ भी आपको हिंदी पूछी जाने वाली है, उनमें से मैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूँ, देखेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। पहला है संविधान, दूसरा है संगठन, तीसरा है संसद और चौथा है सिंदूर। तो दोस्तों देखा जाए तो सिंदूर क्या होता है? सिंदूर लगाया जाता है। क्या होता है? सिंदूर लगाया जाता है। इसलिए कैसा शब्द हो जाएगा? पुल्लिंग। कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग। ठीक है। अगर देखा जाए संसद की बैठक होती है, क्या होती है? संसद में बैठक होती है, इसलिए क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। कौन सा हो जाए? स्त्रीलिंग। आपका संगठन बहुत ही मजबूत है, इससे क्या हमको प्रतीत हो रहा है? ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। अगला है संविधान। भारत का संविधान कैसा है? कैसा शब्द आ जाए तो आप जान लीजिएगा कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो संसद होती है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, शेष तीनों क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। आप उसका सेंटेंस बना के देख लीजिए, जो है स्त्रीलिंग डिनोट करेगा कि पुल्लिंग डिनोट करेगा। दोस्तों ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला शब्द है नेत्र शब्द कैसा है? पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, तीसरा है नपुंसकलिंग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, 2 शब्द होते हैं, एक होता है आँख और दूसरा होता है नेत्र। ठीक है। कभी नहीं आप लाइफ में भूलेंगे आँख कैसा शब्द है और नेत्र कैसा शब्द है। ठीक है। ये पुल्लिंग और अगर स्त्रीलिंग इसमें छाँटने का आ जाए तो कैसे छाँटेंगे? आँख आपकी खुली है। ठीक है। आँख आपका खुला नहीं है, आँख सदैव खुलती है। तो ये क्या है? ये है स्त्रीलिंग। ठीक है। आपका नेत्र कैसा है? ये क्या नोट करता है? पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग। तो इसलिए आँख को जो सदैव आप स्त्रीलिंग मानिएगा। क्या मानेंगे? स्त्रीलिंग। और जबकि नेत्र को सदैव क्या मानेंगे? पुल्लिंग को मानिएगा। इसलिए नेत्र कैसा शब्द हो जाएगा? ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही, 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उधर मोहन कुर्सी पर बैठा है में कौन सा कारक है? तो दोस्तों ये कुर्सी पर बैठा है, कारक चिन्ह को हमको पहचानना है। यहाँ पे क्या आया है? पर। तो कारक चिन्ह हमको याद होना चाहिए। ठीक है। कर्ता क्या होता है? कर्ता ने। ठीक है। संप्रदान के लिए। ठीक है। संप्रदान के लिए। अधिकरण में और पर से। ठीक। अगर अपादान की बात कहे तो अपादान का मतलब होता है अपादान से, अलगाव की स्थिति में। क्या हो जाएगा? अलगाव की स्थिति में। ठीक है। आपको कारक चिन्ह याद होगा, नहीं याद है तो मैं आपको याद करा दूंगा। ऐसे ही कर्ता ने कर्म को होता है, करण से होता है, संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर से, और अपादान जहाँ पर अलगाव की स्थिति होती है। तो सेंटेंस क्या आपका है? उधर मोहन कुर्सी पर बैठा है।
तो जहाँ पर आ गया, चिन्ह आ गया है, वहाँ पर हम किसके पास जाएंगे? अधिकरण के पास जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। राधिका ने डंडे से अमरूद तोड़ा में कौन सा कारक है? देखिए यहाँ पर किसकी प्रधानता हो रही है, किसके द्वारा काम किया गया है? डंडे से। ठीक है, अब देखते हैं कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता का, कर्ता ने। ठीक है, संप्रदान के लिए करण से, कर्ता ने करण को करण से, अपादान से अलगाव में। ठीक है, अलगाव में, अपादान में सदैव वस्तु अलग होती है। तो कर्ता ने करण को करण से किससे तोड़ा है? डंडे से। तो चिन्ह क्या मिल रहा है आपको? कारक चिन्ह करण मिल रहा है। इसलिए किसके पास जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हम कल दिल्ली जाएंगे, वाक्य में उद्देश्य है। देखिए वाक्य के 2 चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। एक होता है विधेय और दूसरा होता है उद्देश्य। ठीक है, आप समझिएगा इस बात को। किसी भी वाक्य के 2 चीज़ होती हैं, विधेय उसका क्या है और उद्देश्य उसका क्या है। उद्देश्य को आप डायरेक्ट फॉर्म में ना चुनकर इनडायरेक्ट फॉर्म में देखिएगा। मेरा उद्देश्य क्या है, वो चीज़ नहीं है। उद्देश्य सदैव कर्ता को डिनोट करेगा। क्या डिनोट करेगा? कर्ता को। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता क्या है? हम कल दिल्ली जाएंगे। तो जो हम शब्द है वो कर्ता को डिनोट करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए विधेय क्या है, तो विधेय है दिल्ली जाएंगे। कहाँ जाएंगे? दिल्ली। तो जब विधेय की बात आ जाएगी तो ऑप्शन नंबर 2 के पास जाएंगे। तो उद्देश्य का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, क्या होता है? कर्ता होता है, कर्ता। ठीक है, वो कर्ता क्या है? हम है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋषि ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है? पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है अनुस्वार, चौथा है अंतस्थ। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। ठीक है, एक ऐसे व्यंजन होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, अनुस्वार 2 होते हैं, अन और आहा। ठीक है, अनुस्वार कौन कौन से होते हैं? अन और आहा। व्यंजन तो आपको पता ही होगा, का से ज्ञा तक। ठीक है, ये सब व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगर स्वर की बात की जाए, स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अगर ह्रस्व स्वर की बात कही जाए तो आ, ई, ऊ और ऋषि, ये कैसे स्वर हैं? ये ह्रस्व स्वर हैं। कैसे हैं? ह्रस्व स्वर हैं। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो आपको पता हो गया होगा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। अगर ऊष्म की बात कहें तो सा, हा। ठीक है, ये चारों क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। अनुस्वार की बात करें तो अन और हा होते हैं। व्यंजन की बात करें तो का से ज्ञा तक होते हैं। अगर स्वर की बात कहें तो स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। उसमें कौन कौन से हो जाएंगे? आ, ई, ऊ, ऋषि। ठीक है, ये स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आ गया होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। दोस्तों एक बार बताएं, हम क्लास को देखिए तो कम से कम लाइक कर दीजिए। आप लोगों का लाइक है मेरा मोटिवेशन है। आप लोग चुपकी से जो है क्लास को देख लेते निकल जाते हैं, ऐसा ना करिए। मेरा मोटिवेशन ही आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब की तरह कार्य करता है। कम से कम एक आपको बस ऐसे आपको टिपना है, वो भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। अरे आपके लिए आपके लाइफ का हम सहभागीदार बनूंगा तो कम से कम कुछ तो यार मेरे लिए कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना तो करिए यार। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कंटेंट तैयार करता हूँ, कम से कम आप लोग यार एक लाइक नहीं कर रहे हैं, कितनी ख़राब बात है। आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं ना, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की यार। और मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब ही करता हूँ और उसमें से आपको टाइम चुरा के मैं क्लास बना रहा हूँ। देखिएगा कि 9 से 4:30 स्कूल करता हूँ, उसके बाद रात में कंटेंट तैयार करता हूँ, सुबह उस पर आपको फेंक देता हूँ यूट्यूब पे। तो याद रखिए कम से कम, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो कहा जाए तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। कौन कौन से हैं याद रखिएगा? छ, त्रा, ज्ञा और सरा। इसलिए हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त वर्ण हैं, ठीक है। छ, त्रंग, ज्ञा, सरा, ये दोनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे ये वर्ण जो होते हैं मिलते कैसे बनते हैं। जैसे पहला है छ, तो छ बनेगा, का पे हलंत लगाएंगे और षटकोण वाली सा बना देंगे। फिर छ तरंग हो, तरा जो होता है, ता में रा हलंत और रा से बनेगा तरा। ज्ञा जो बनता कैसे बनेगा? जा बनाएंगे और इया बनाएंगे, ठीक है। सरा कैसे बनेगा? तो कम से कम शरीफा और सा बना देंगे और रा बना देंगे। ये चारों आपके संयुक्त वर्ण तोड़ना आपको आना चाहिए। कभी कभी परीक्षा में ऐसे पूछ लेता है जो छा है किन जो है वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए आपको पता हो गया हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? पहला है भारोपीय, दूसरा है चीनी तिब्बती, तीसरा है ऑस्ट्रिक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं हमारे भारत देश की आम बोलचाल की भाषा कौन सी है? हिंदी। वो भी वर्तमान में कौन सबसे ज़्यादा बोली जाती है? याद रखिएगा, खड़ी बोली। कौन सी? खड़ी बोली। ये हमारे देश में आम तौर की भाषा में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगर उसमें पूछा जाए हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि। कौन सी है? देवनागरी, ठीक है। अगर यहीं पे कहा जाए और क्वेश्चन को हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो याद रखिएगा भारोपीय परिवार की भाषा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। पहला है बह, दूसरा है हाव, तीसरा है आव, चौथा है आवा। तो दोस्तों आपको पता होगा किसी भी शब्द के 2 शब्दांश होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 शब्दांश? पहला होता है उपसर्ग। क्या होता है? उपसर्ग। और दूसरा होता है प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के पहले लगते हैं। क्या लगते हैं? पहले लगते हैं। इसका मतलब होता है उप माने होता है पहले। अब प्रत्यय का मतलब
ऐसे शब्दों के शब्दांश जो शब्द के अंत में रखकर उसका अर्थ बदल देते हैं। अगर प्रत्यय लग गया है तो उस शब्द का अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, जैसे आपने एक शब्द लिया धन, ठीक, अगर इसमें हम वान जोड़ दें, क्या जोड़ दें, वान, तो हो जाएगा क्या, धनवान। क्या बन जाएगा, धनवान। ठीक है, धन का मतलब होता है पैसा, और वान जोड़ दिया, धनवान हो गया। मतलब किसी व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसके पास पैसा खूब है, उसे कहेंगे आप लोग धनवान। तो वान प्रत्यय जोड़ के जो है उसका सीधे अर्थ ही बदल गया, तो क्या हो जाएगा, वो तो शब्द क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अपना क्वेश्चन कह रहा है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो बह हो नहीं सकता, उपसर्ग की बात कहा नहीं है। हाव भी नहीं हो सकता है। बहाव, आओ हमारे मुख से निकल रहा है आओ, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 के पास चलेंगे। आवा तो कोई बन ही नहीं सकता, इसको भी हटाइए, तो 3 ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गए। एक आपके हाथ में बचा है आओ, क्या बचा है, आओ, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, ठीक है, क्रिया, और चौथा क्या है, विशेषण। तो आप लोगों को पता होगा विशेषण क्या होता है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा अथवा सॉरी, विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। क्या होता है, संज्ञा व सर्वनाम की क्या बतलाएंगे, विशेषता बतलाएंगे। याद रखिएगा आप लोग, अगर जहाँ पर विशेषता का नाम आ जाएगा वहाँ पर विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गाय काली है, तो गाय एक संज्ञा है, काली है इसकी विशेषता है, इसलिए काली क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। मोहन बहुत पढ़ने में तेज है, ठीक है, तो यहाँ पर तेज क्या है, विशेषता है, इसलिए क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अगला है क्रिया क्या होता है, तो आपको पता होगा किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं क्रिया। क्रिया कहते हैं उसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। सीधे आप एक लाइन में याद रखिए, क्रिया से याद रखिएगा कार्य, ठीक है, जहाँ पे कार्य हो रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। अगला सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं है, मैं है, हम है, तुम है, आदि शब्द क्या कहलाते हैं, आदि शब्द जो है सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, आपको पता हो जाएगा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, मैं है, हम है, तुम है। अगला है संज्ञा किसे कहते हैं, तो दोस्तों आपको पता होगा संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं संज्ञा। संज्ञा ही एक ऐसा चीज़ है जो किसी के लिंग निर्धारण में सहायक है। जैसे राम खेलता है, तो राम शब्द है संज्ञा और खेलना एक क्रिया है, तो राम से पता चल गया ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो इसलिए जो संज्ञा ही होता है उसी से आपको पता चलेगा कि लिंग कैसा है। ठीक है, इसलिए लिंग का निर्धारण के लिए क्या करेंगे, संज्ञा के पास हम जाएंगे। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो संज्ञा के आधार पर होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। तो दोस्तों आपको पता होगा संस्कृत का ऐसे शब्द जिनको हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम। क्या कहते हैं, तत्सम।
याद रखिएगा एक लाइन में, जो संस्कृत के सीधे शब्द उठ के हिंदी में आ गए हैं उन्हें कहते हैं तत्सम। अगर इन्हीं संस्कृत शब्दों का वर्जन कर दिया जाए हिंदी भाषा में तो वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। और देशज शब्द जो वो होते हैं जो अपनी लोकल भाषा में बोले जाते हैं, जैसे जो है लोटा। लोटा एक शब्द क्या है? देशज शब्द है। क्या शब्द है? देशज। विदेशज शब्द जानते हैं जो अपने देश में इस्तेमाल नहीं होते बल्कि विदेशों से आए हैं, जैसे रिक्शा एक विदेशी शब्द है। ठीक है, ऐसे ही आपको विदेशी शब्द मिलेंगे। देशज जो अपने आप में देश में ही खोज लिए गए हैं। तद्भव क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो तत्सम का हिंदी वर्जन होते हैं तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं? पहला है समास, दूसरा है संधि, तीसरा है व्याकरण, चौथा है विकार। तो व्याकरण को आपको पता ही होगा कि व्याकरण के अंतर्गत जो भी चीज़ें होती हैं वो सब व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे पर्यायवाची है, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, सब क्या किसके अंतर्गत आते हैं? व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। संधि क्या होती है? दो वर्णों का जो मेल होता है वो संधि कहलाता है। क्या होता है? दो वर्णों का मेल क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। आपको याद रखना होगा, जहाँ पे वर्ण की बात कहेगा वो संधि हो जाएगा, और जहाँ पे शब्दों की बात करेगा कि सब तीसरे शब्द को क्या कहेंगे तो आपको लगाना होगा समास। समास होता है दो शब्दों का मेल। किसका होता है? समास का मतलब दो शब्दों का मेल होता है, वहाँ पर क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। जब दो शब्द मिलकर एक तीसरा शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं समास। जैसे रसोई प्लस घर, तो क्या हो जाएगा? रसोई घर। ठीक है, दो शब्द मिल गए और एक तीसरे का निर्माण हो गया। रसोई प्लस घर मतलब रसोई घर। कहने का मतलब है रसोई के लिए घर है। क्या है? रसोई के लिए घर। तीसरा शब्द बन गया, इसलिए क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समास। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 के पास चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? देखिए, शोभा माने होता है उसकी रौनकता। जैसे एक स्त्री जो होती है अपनी शोभा बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है श्रृंगार का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से काव्य जो होते, काव्य में शब्द होते हैं अपनी शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं उसमें बात कही गई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही जब किसी काव्य में हम शब्द की शोभा जब बढ़ाते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अलंकार। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। रस जो है हिंदी भाषा में 9 बतलाए गए हैं, इसकी भी चर्चा किसी क्लास में करेंगे। और समास आपको बताया गया है कि हिंदी भाषा में 6 समास हैं। ठीक है, और छंद जानते ही होंगे आप लोग कि छंद क्या होते हैं। पहले दोहा और रोला ये छंद होते हैं। पहले तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि छंद में और जबकि रोला में जो है छंद होता है और चौपाई। चौपाई में क्या होता है? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? ठीक है, आधा रुकना। जिसे आपको चिन्हों का अगर अर्थ नहीं पता है तो आप बना नहीं पाएंगे। ये चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता है थोड़े समय के लिए रुकना। ठीक है, थोड़े समय के लिए रुकना। जब बिंदी और कॉमा हो तो वहाँ पे होता अर्ध विराम। क्या होता है? अर्ध विराम का मतलब होता, अर्ध माने होता आधा रुकना।
आधा ठहराव वहाँ पे हो जाता है, उसे कहेंगे अर्धविराम। विस्मयवाचक का चिन्ह होता है ये, जहाँ पर किसी भी खुशी दुख का जब भाव प्रकट किया जाता है वहाँ पे जो है विस्मयवाचक का चिन्ह होता है। हर्ष है, शोक है, कुछ भी ऐसे शब्द जब आ जाएं जहाँ पे हंसी है, दुख का भाव प्रकट हो, वहाँ पे विस्मयवाचक चिन्हों का प्रयोग होता है। और ये क्या होता है? ये होता है पूर्ण विराम। क्या होता है? जो फुल स्टॉप जो होता है इसे कहते हैं पूर्ण विराम, मतलब वाक्य जो है पूरा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आधा रुकने का मतलब क्या हो जाएगा? अर्ध विराम के पास हम जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अर्ध विराम का मतलब होता है आधा रुकना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों इन सवालों की जो श्रृंखला होती है समाप्त होती हैं। बताइएगा सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोग देखते रहिएगा और अपने कंपटीशन को आगे बढ़ाते रहिएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन मिल ही जाती रही। दोस्तों लगे रहिए और अपने माता पिता का सपना पूरा करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।